विधानसभा सत्र की तैयारियां हुई शुरू। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों संग किया गया मंथन। गैरसैंण में 1 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। प्रदेश कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हिंसा लेने रामनगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी हमेशा जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़ कर लेती है हिस्सा। ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का किया प्रदर्शन। एक समान सैलरी लागू किए जाने की रखी मांग। कर्मचारी सरकार के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। हल्द्वानी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को तैयारियां शुरू। लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए अब शहर के 11 चौराहों पर लगाई जा रही ट्रैफिक लाइट। काशीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 6 बाइक चोर गिरफ्तार। चोरी की 14 बाइकें की बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून में विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि गैरसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र शुरू होना है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि देहरादून में विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है, जहां बता दें आपको कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि गैरसैंण में 1 मार्च से बजट सत्र जो है वो शुरू होना है, जिसके बाद लगातार बैठक की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को दुरुस्त रखा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत रामनगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की स्वागत रैली रानीखेत रोड से गुजरते हुए गोपाल कृष्ण गार्डन पहुंची, जहां उन्होंने आम जनता को संबोधित किया। साथ ही बंशीधर भगत ने कहा कि बीजेपी हमेशा जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है और आगे भी कई ऐसे काम करती रहेगी। आपको बता दें कि प्रदेश कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने बंशीधर भगत पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं 70 की 70 विधानसभाओं का दौरा करूंगा और वहां जनसंवाद करूंगा। एक सभा होगी, उसके बाद व्यक्तिगत मिलना होगा। मैं रामनगर के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं, बधाई करता हूं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो युवा मोर्चे के हों, चाहे महिला मोर्चे के हों, चाहे अन्य मोर्चों के हों। सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से आज कार्यक्रम किया है और एक व्यवस्थित कार्यक्रम और विशाल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, जो भाजपा की लोकप्रियता को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एनडी तिवारी के सहारे आम आदमी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव की नैया पार लगाने में जुटी हुई है। दिवंगत एनडी तिवारी के ओएसडी रहे भवानी दत्त भट्ट आपके कार्यक्रम संयोजक होंगे, जिनकी तरफ से 26 फरवरी को भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भवानी दत्त भट्ट ने कहा कि महासदस्यता अभियान के तहत 25 फरवरी को दिल्ली सरकार के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल लालकवा पहुंच रहे हैं और बिंदु खत्ता में कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही 26 फरवरी को बिंदु खत्ता खेल मैदान में बड़े जनसभा को भी संबोधित करेंगे और सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे, जिसमें दिल्ली के विधायक और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहाइना और प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा लालकुआं से प्रारंभ हो रहा है और ये 26 फरवरी को ये 3 बजे जो है यहाँ
2 किलोमीटर मैदान जो खेल का है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष जी श्रीमान राम नरेश गोयल जी का यहाँ आगमन है और उनके जरिए से यहाँ पर उत्तराखंड में विकास की बयार बहाने वाले स्वर्गीय श्रद्धेय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के विकास कार्य, उनके द्वारा किए गए विकास कार्य जो अब अवरुद्ध हो गए हैं, उनको अनवरत जारी रखने के लिए आम आदमी पार्टी इसका शुभारंभ करेगी और श्रद्धेय रामनिवास गोयल जी के कुशल नेतृत्व में हमारे प्रदेश के परम आदरणीय प्रभारी जी मोहनिया जी कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। ऋषिकुल में पहुंचकर वैक्सीन लगवाई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां बताया जा रहा है कि हरिद्वार में कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। आपको बता दें कि ऋषिकुल में पहुंचकर उन्होंने वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कुंभ की व्यवस्था दीपक रावत के कंधों पर है। साथ ही बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से हरिद्वार कुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। आपको बता दें कि मेला अधिकारी दीपक रावत ने ऋषिकुल में पहुंचकर वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद कुंभ की व्यवस्था के जो अध्यक्ष हैं वो दीपक रावत ही बताए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने ऋषिकुल पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। मैं आपको बता दें कि 1 अप्रैल से हरिद्वार कुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने भी कोरोना वैक्सीन को लगवा लिया है। देश में बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। महंगाई को कम करने और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने टिहरी के नरेंद्र नगर में जुलूस प्रदर्शन किया, जहां प्रदेश और केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए सिलेंडर के साथ ये जुलूस बाजार के मुख्य मांगों पर निकाला गया। वहीं संबोधन में कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार उनकी मांगों पर जल्द गौर नहीं करती तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। वहीं खास बात यह है कि नरेंद्र नगर में बरसों से निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस 2022 के चुनाव को लेकर सक्रिय होती दिखाई दे रही है। महंगाई चरम पे है। पहली बार डीजल जो है 90 के पार और पेट्रोल 100 रुपए पार कर गया है। राशन महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, बेरोजगारी चरम पर। इन्हीं मांगों को लेके आज कांग्रेस ने नरेंद्र नगर में प्रदर्शन किया है और इस गूंगी भरी सरकार को चेताने का काम किया है और चेतावनी देते हैं हम भाजपा सरकार को कि शीघ्र तीनों कानून वापस ले, नहीं तो इस देश में, इस प्रदेश में बहुत ही स्थिति बाबाई होने वाली है और कीमतों को जो है कम नहीं करती है। तो इसके विरोध में जो है हम दिन प्रतिदिन जो है उग्र आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन जो है हमारा बढ़ता जाएगा जब तक जो है आम जनता को जो है इससे जो है आम जनता इससे त्राई मची हुई है, इससे कम नहीं होता, हम तब तक इसका आंदोलन जो है चलता रहेगा। महंगाई चरम पे है। पहली बार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ जगह जगह रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि गढ़वाल क्षेत्र के बोरीखालकोट ब्लॉक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और सरकार का पुतला जलाया गया। वहीं रैली को सफल बनाने के लिए युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्र वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 16वीं बैठक संपन्न हो गई है। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र की प्रगति पर चर्चा हुई, जहां बैठक में पंतनगर विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर अनिल शर्मा ने कृषकों और वैज्ञानिकों की गर्मी में धान के बदले मक्का अपनाने और इसके लाभ की चर्चा की। आपको बता दें कि जिले के मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर अभय सक्सेना ने गेहूं में सुपर सीडर का प्रयोग, धान में सीधी बुवाई, मीठे मक्का और बेबी कॉर्न मक्का को अपनाने को कहा। साथ ही जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एच.एस. धामी ने पशुपालन विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया और लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया।
रुड़की स्टेट हाईवे के शिलान्यास शिलापट पर पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मंत्री का नाम न होने से कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच गुटबाजी है और पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री के लिए आपस में इतना जहर भरा है कि शिलापट पर उनका नाम तक नहीं है। राजेश रस्तोगी ने आगे बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लिए आने वाले समय बहुत बुरा है और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी में आपस में कितनी बड़ी गुटबाजी है। गुटबाजी की जो आग की भट्टी है उसमें जल रही है भारतीय जनता पार्टी। उस रोड के निर्माण कार्य की शिलापट पर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रदेश के और जिले के अधिकारियों का नाम छपा है, किंतु राज्य के मुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत टिहरी पुलिस बेटियों का आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है। आपको बता दें कि चंबा पुलिस लाइन में 70 छात्राओं को विशेष ट्रेनरों से जूडो, कराटे और टाइकेंडो की ट्रेनिंग दी जा रही है और सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं एसएसपी का कहना है कि चंबा, मुनि, किरेती और कीर्तिनगर में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के कैंप चलाए जा रहे हैं, जिससे छात्राओं में सेल्फ डिफेंस के साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वहीं ट्रेनिंग ले रही छात्राओं का मानना है कि उन्हें अपने घर पर ही निःशुल्क सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिल रही है, जिससे वो खुद को और मजबूत महसूस कर रही हैं। जी, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि आजकल प्रतिदिन यहाँ हमारे आसपास हम देखते हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई खबर आती है कि आज यहाँ ये हुआ, आज यहाँ अपराध हुआ, आज यहाँ ये चोरी हुई। तो यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों पर डिपेंड ना होकर हम खुद अपनी सुरक्षा करें। इसलिए हमारे यहाँ पे हमें यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि हम अपने लिए सेल्फ डिफेंस हम खुद कुछ करें, अपने आप कुछ, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम उसमें अपनी सुरक्षा खुद कर सके, हम दूसरे पे निर्भर ना रहें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ही हमें इतनी अच्छी सुविधा दी गई है। हल्द्वानी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने को तैयारियां शुरू हो गई है। लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए अब शहर के 11 व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए एसएसपी ने ये शुरुआत की। साथ ही एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक लाइटों को लगाने के साथ ही लोगों को भी ट्रैफिक लाइटों को किसी तरीके से फॉलो करे, इसके लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का भी प्लान बनाया जा रहा है और अगले 2-3 महीनों में ट्रैफिक लाइट लगने के बाद शहर पूरी तरीके से जाम से मुक्त हो जाएगा। ये शहर में जो हमारे यहाँ नियंत्रित तरीके से वाहन चलते हैं, बिना साइड देख करके जो है हम आगे पीछे जा रहे हैं, लाइट्स को क्रॉस कर रहे हैं, चौराहों को क्रॉस करने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। उन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ पे हल्द्वानी शहर में 11 ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। अमूमन ये 2 से 3 महीने में लग जाएंगी और संचालित करी जाएंगी। इसके लिए हम लोग जागरूकता के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो इसको कैसे फॉलो करना है। अगर यदि वो उस चीज़ को सभी लोग समझ जाएंगे तो बहुत स्मूथली फिर ट्रैफिक चलने लग जाए। टिहरी में पति की पैतृक संपत्ति पर पत्नी का अधिकार प्रस्ताव पास होने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पति की पैतृक संपत्ति पर पत्नी को अधिकार देने का प्रस्ताव पास होने पर ऋषिकेश के महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रत्येक नारी को इस अधिकार के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूक अभियान चलाने को कहा। साथ ही ऋषिकेश के बीजेपी मंडल कार्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी, जिसमें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेक कार्य किए हैं, जिसमें पत्नी को पति के पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होने का प्रस्ताव पास किया गया है, जिस पर बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। वहीं प्रत्येक महिला तक इस अधिकार को पहुंचाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाएंगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर जो बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जो महिला को लगता था कि उनके जो पैतृक संपत्ति है उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है कि अब उत्तराखंड में
जो भी महिला होगी उसको अपने पति के अलावा जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। महिला सशक्तिकरण। जबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल के सौजन्य से नामित पार्षद सतीश शर्मा के ऑफिस पर बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगार युवक युवतियों का रोजगार कार्यालय की तरफ से रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं पार्षद नगर निगम सतीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक देशराज कर्णवाल के सौजन्य से बेरोजगार युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवक युवतियों को हरिद्वार न जाना पड़े, इसके लिए झबरेड़ा विधानसभा के गाँव-गाँव में जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अधिकारी बेरोजगार युवक और युवतियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिससे जिस दिन विधानसभा झबरेड़ा में रोजगार मेला लगेगा उस दिन युवक युवतियों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी झबरेड़ा विधानसभा में माननीय विधायक श्री देशराज कर्णवाल जी के सौजन्य से जो हरिद्वार जिले में लिमिटेड कंपनियां हैं उनमें नियुक्ति हेतु रोजगार कार्यालय द्वारा जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कराई जा रही है। अनुसार गाँव में जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सभी गांव में काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और काफ़ी हो चुके हैं। अभी उम्मीद है कि और भी रजिस्ट्रेशन होंगे। अभी 550-600 करीब हो गए, लेकिन रजिस्ट्रेशन काफ़ी हो रहे हैं, तो करीब 3000-2500 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे जी। ये 3 फरवरी से ये कार्यक्रम चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, और करीब सभी गाँवों को हमने काम कर लिया है रजिस्ट्रेशन का, और बाकी अभी जैसे भी माननीय विधायक जी का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग आगे भी काम। काशीपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। आपको बता दें कि बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वहीं चोरी की गई बाइकों को बरामद करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने चोरी की 14 बाइकें बरामद की है और बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के रहने वाले हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से रामपुर जिले के थाना स्वार के गांव सीतापुर के रहने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने काशीपुर कोतवाली में प्रेस के सामने ये पूरी जानकारी दी है। जैसा कि आप सब लोगों को भी देखा है कि विगत कई महीनों से हमारे यहाँ से मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहनों की चोरी प्रत्येक थाने से लगभग हो रही थी। तो उसी के संदर्भ में जो है हमारे आईजी महोदय साहब भी और फिर एसएसपी साहब भी काफ़ी चिंतित थे, और इसके अनावरण के लिए उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। तो जो हमारी टीम थी उनके द्वारा आज ये गुड वर्क किया गया है और तकरीबन 14 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई है, और इस दौरान इनके द्वारा जो है 7 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिनको कि जेल भेजा जा रहा है। लक्सर में ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया और एक समान सैलरी लागू किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने बिजली घर पर तालाबंदी करके साथ ही बिजली घर परिसर में घूमकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसे अब कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि कार्य बहिष्कार आगे भी जारी रहेगा। आज पूरे प्रदेश भर में हमारा 22 और 23 तारीख को कार्य बहिष्कार है। हमारे सब डिवीजन ऑफिस में सिर्फ आज 1 घंटे का और कल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है, जिसमें हमारी मांगे हैं कि हमें समान कार्य के साथ समान वेतन दिया जाए। और हाई कोर्ट के इसमें आदेश आ चुके हैं बहुत पहले, और अभी तक उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। हमारे उसमें हमसे पहले 5-6 बंदे हमसे पहले इसको ले रहे हैं, मतलब समान कार्य समान वेतन को उनके ऊपर लागू हो गया, तो हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा है लागू। हम ये चाहते हैं कि हमें सबको समान कार्य समान वेतन मिले। मैं कि जब हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है उसके बाद भी सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का जो रवैया है बिल्कुल सौतेला रवैया अपना रही है सरकार। हम चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए समान कार्य समान वेतन को, ताकि किसी प्रकार की किसी कर्मचारी को दिक्कत ना हो। हमारी मांग यही है सरकार से। और इसे तुरंत रामनगर में प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले एक मजदूर की डंपर वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं कोतवाल अब्दुल कलाम ने बताया कि ग्राम पापड़ी में स्थित एक फैक्ट्री में मजदूर काम करता था, जहां सोमवार की शाम फैक्ट्री वाहन बैक करते समय मजदूर डंपर की चपेट में आ गया।
जिसे उपचार के लिए नगर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं रास्ते में मजदूर ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद फिलहाल पुलिस परिजनों की तहरीर के बाद कार्रवाई शुरू करेगी। मेरा नाम निक्कू है, संजय कुमार नाम है उनका। एक्सीडेंट हो गया प्लाईवुड में, कंपनी में, हाई लग। फोन आया था इनके फ्रेंड का एम्बुलेंस से, बीजेएस डॉक्टर से, वहाँ पे पहले रास्ते में हुई। सूचना आई है आज एक मजदूर है, ये परमती प्लाईवुड फैक्ट्री है पापड़ी में, वहाँ पे एक अंदर ही फैक्ट्री के अंदर हादसा हुआ है। कोई गाड़ी को बैक करते एक मजदूर की मौत हुई है, जिसका नाम संजू शर्मा मट्टू राम है, जो काला डूंगी का रहने वाला है। उनकी डेड बॉडी को पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों के द्वारा हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, वही मोर्चरी में रखी हुई है। बाकी जो तहरीर आएगी उसके संबंध में उसके तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम निक्कू है, संजय कुमार नाम है उनका। जिम कॉर्बेट में पीले भूरे और रेतीले रंग का शुंडाकार जीव पेंगोलियन पाया जाता है। शरीर पर शुल्क होने के कारण इसे वज्र शल्क कहते हैं। साथ ही कीड़े मकोड़े खाने की वजह से इसे चींटीखोर भी कहा जाता है। लेकिन अफसोस पेंगोलियन प्रजाति का अस्तित्व अब खतरे में है। आपको बता दें कि ये जीव संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है और इसे बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शिकारियों पर शिकंजा न कसे जाने के कारण इन पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि वन्यजीव विशेषज्ञ संजय छिम्वाल बताते हैं कि इस सांप की प्रजाति विलुप्त हो रही है और इसके खाल की दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारी डिमांड है, जिसकी परतदार खाली का इस्तेमाल शक्तिवर्धक दवा, बुलेट प्रूफ जैकेट और कपड़ों और सजावट के सामान के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे संकटग्रस्त घोषित करते हुए इसके संरक्षण की आवश्यकता बताई है। साथ ही भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत पेंगोलियन को सुरक्षा प्रदान की गई है। देखिए, जो पेंगोलिन है वो बहुत एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज है और कॉर्बेट में यदा कदा देखी जाती है। जैसा कि इसके बारे में प्रचलित है, ये इंडियन पेंगोलिन जो हमारे यहाँ मिलता है, इसको सल्लू सांप भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट सांप जैसी होती है, लेकिन ये एंट ईटर है और ये स्तनपाई जीव है, मैमल्स है ये, और इसका उपयोग तस्करी में बहुत किया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड है तो इसके ऊपर काफ़ी खतरा मंडराया है। इसको बचाने के लिए काफ़ी संस्थाएं प्रयासरत हैं और वन विभाग भी इस ओर ध्यान दे रहा है। देखिए, जो पेंगोलिन है वो बहुत एंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज है और कॉर्बेट में यदा कदा देखी जाती है। उधम सिंह नगर के 7 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस कर्मी कोरोना मानकों को पूरा करते हुए सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की रैंकर्स परीक्षा में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रशासन ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों पर वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों की तैनाती की थी। वहीं पूरे राज्य में हुए सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की रैंक्स परीक्षा में हजारों पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 2 पालियों में पुलिसकर्मियों ने सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की रैंकर्स परीक्षा के लिए अपना पंजीकरण कराया था। वहीं रैंकर्स परीक्षा के नोडल अधिकारी जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि पहली पाली में 1840 परीक्षार्थी में से 1770 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। वहीं कोरोना काल को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर की गई थी। साथ ही अभ्यर्थी नारायण सिंह कुमार ने बताया कि केंद्र पर कोरोना के समय को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि पेपर सही था और आगे परिणाम क्या आता है ये तो भविष्य बताएगा। देखिए, 2 पालियों में परीक्षा होनी थी, जिसमें हेड कांस्टेबल और एसआई रैंक थी। पहली एसआई रैंक की थी, इसमें 1840 कैंडिडेट्स थे और जिसमें से लगभग 1770 कैंडिडेट अपीयर हुए। 7 सेंटरों में विभाजित और सभी सेंटरों में सीनियर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए थे ताकि किसी भी तरह का विवाद न हो और पूरी तरह से निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट परीक्षा हो सके। आयोग के जो दिशा निर्देश है उसका अक्षरशः पालन किया और स्थानीय स्तर पर भी हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांतिपूर्ण परीक्षा हो और कैंडिडेट को किसी प्रकार की परेशानी न हो, सारी सुविधाएं वहाँ पर रखी गई थी। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
आपको बता दें कि हत्या के पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करवाने की बात सामने आई है, जहां पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सुबह जब परिजन गंगाराम राठौर को उठाने पहुंचे तो उसका शव खून से लथपथ मिला। वहीं परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पुलिस के मुताबिक रात की गंगाराम राठौर को अपने घर के आसपास ही सो गया था, जिसके बाद रात में अज्ञात लोगों ने उसकी गर्दन पर गोली मारकर सूचना पहुंचाई। वहीं सूचना पर पहुंचे एसओ विनोद जोशी ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान पुलिस के हाथ अहम सुराग हाथ लगे हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक मिट्टी के ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज करने का मामला है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। एक मर्डर का मामला आया है जिसमें गंगाराम, जिनकी उम्र 60 साल की है और एक किसान थे, उनका मर्डर हुआ है और अपने ही घर में एक जो उनका गैराज टाइप का था उसमें ही वो सो रहे थे और सुबह 7 बजे करीब उनकी बेटी जब उनको देखने गई तो वो मृत पाए गए। तो इसमें तहरीर हमें प्राप्त हुई है। तहरीर में कुछ लोगों को नामजद किया गया है, उनको देखा जा रहा है, उनकी पुरानी रंजिश मृतक के साथ बताई जा रही है। तो उस सारे तथ्यों को वेरीफाई करते हुए कार्रवाई की जा रही है। टिहरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित हो रहे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज नाबालिग कार्यक्रम इंटर कॉलेज चंबा में पीयर ग्रुप एजुकेशन और विद्यालय की छात्राओं को मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक चंपा परामर्श दिनेश रतोड़ी ने किया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल अंजलि चंदोला और जिला प्रबंधक नरेंद्र रावत ने की। वहीं कार्यक्रम में सीएमओ के प्रतिनिधि डॉक्टर सृष्टि भारती भी उपस्थित रही। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र के एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि कुमाऊं एसटीएफ की टीम ने अवैध असला की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही टीम ने तस्कर के कब्जे से 7 अवैध तमंचा बरामद किए हैं और एसटीएफ लगातार अवैध हथियारों के तस्करों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान चला रही है। और इस कार्रवाई में कुमाऊं एसटीएफ की टीम लगातार सीमावर्ती जिलों में अवैध हथियार के तस्करों को तलाश कर रही है। साथ ही उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स को सूचना मिली थी कि उधम सिंह नगर के पुलभट्टा क्षेत्र में अवैध हथियारों का बड़ा तस्कर तस्करी करने आ रहा है, जिसके बाद सूचना पर एसटीएफ ने सतर्कता बरतते हुए एक बड़े हथियार तस्कर वीरेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार तस्कर वीरेंद्र पाल इससे पहले भी उधम सिंह नगर में सप्लाई कर चुका है। साथ ही आरोपी धीरेन्द्र उत्तर प्रदेश से असले की खेप लाकर कुमाऊं के अलग अलग शहरों में सप्लाई करने का काम करता है। जैविक खेती को लेकर अब किसान जागरूकता के साथ साथ बेहद कार्य भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी के प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा इन दिनों पॉली हाउस के माध्यम से जैविक आलू की खेती कर रहे हैं। वहीं किसान नरेंद्र मेहरा का कहना है कि वे जैविक खेती की ओर से किसान को लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए 2022 में जैविक खेती करने का संकल्प लिया है। वहीं नरेंद्र मेहरा का कहना है कि आज के समय में फल और सब्जियां पूरी तरीके से जहरीली हो गई हैं, जिसका असर सेहत पर भी पड़ रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश से जैविक आलू की खेती के लिए बीज लेकर आए और पॉली हाउस में कुफरी मोहन और कुफरी गरधिरी की फसल उगाई जा रही है। आपको बता दें कि पॉली हाउस को लगाने में सरकार सब्सिडी देती है, जिसका लाभ किसान समय समय पर उठा सकते हैं। मैं अपने किसान भाई को संदेश देना चाहता हूं कि हमें जैविक फल सब्जियां उगानी है और उसके साथ साथ हमें अपने जो समाज में जो हमारे उपभोक्ता हैं उन तक हमें ऑर्गेनिक रूप से सब्जियां पहुंचानी है। यहाँ पर जो मैंने आलू लगाया है ये मैंने हिमाचल प्रदेश का कुफरी मोहन मेरे वहाँ लगा हुआ है, कुफरी गिरधारी लगा हुआ है। तो ये वहाँ की एक बहुत बेहतरीन प्रजातियाँ हैं जिनको मैं जैविक रूप से करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि मैं प्रयास में सफल रहा तो मैं अगली बार से इसको खुले मैदान में लगाने का इसके साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।